हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों अभी तक मैंने आपको पॉलिटी में काफ़ी टॉपिक कवर अप करवा दिए हैं, जिसमें कि हम इस समय मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रपति के बारे में। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको राष्ट्रपति के बारे में पार्ट वन इसका आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया था, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति के पार्ट टू के बारे में, जो कि अनुच्छेद रह गए थे उनको आज हम पार्ट टू में कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने पिछला वीडियो ध्यान से देख लिया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो राष्ट्रपति का नहीं देखा है तो उसको जाकर के ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको आगे का काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है दोस्तों, कल हमने पढ़ लिए थे कल हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के अनुच्छेद 55 तक पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का अनुच्छेद 56 से कार्यकाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जैसे कि आपको पता है, अनुच्छेद 56 में हमको, संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में हमको वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका कार्यकाल क्या होता है राष्ट्रपति का। देखिए, ग्रहण करने की तिथि से, यानी कि जिस तिथि पे राष्ट्रपति ने अपने पद को ग्रहण किया है 5 वर्ष तक, यानी कि तिथि ग्रहण करने के जिस तिथि से राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है, उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, यदि अगर लेकिन देखिए, अगर उसका पद की अगर समाप्ति भी हो चुकी है, अगर माना उसके 5 वर्ष पूरे भी हो सकते हैं, वह तब भी अपने पद पर राष्ट्रपति तभी भी अपने पद पे बना रह सकता है, जब तक कोई उस पद का कोई उत्तराधिकारी या हम कहें कोई नया राष्ट्रपति ना बन जाए, तब तक राष्ट्रपति के पद पे बना रहता है। ठीक है, तो ये, और फिर दूसरा है देखिए त्यागपत्र। राष्ट्रपति देखिए अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति देता है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों फिर इसका अगला आता है इसके राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में। ठीक है, वेतन और भत्ते किस किस तरीके से दिए जाते हैं, वेतन और भत्ते जो मिलते हैं। देखिए, वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है यानी सैलरी है, वो कितनी है, 5 लाख रुपए। ठीक है, जो कि क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास वगैरह भी दिए, निःशुल्क आवास, गाड़ियां वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति का जिस टाइम कार्यकाल चल रहा होगा ना 5 वर्ष के दौरान, उसके हर किसी के भत्ते कम किए जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चाहे तो सरकार भत्ते कम कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, कभी अगर आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, अब देखिए इसकी योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 4 कंडीशन है। योग्यता किसके तहत है, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। ठीक है, जिसमें पहली योग्यता है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि आप 35 वर्ष के होने चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। तीसरा है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्य हो, कि राष्ट्रपति कि जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है वो कम से कम इतना योग्य तो हो कि वो लोकसभा का सदस्य भी बन सके। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, चौथी एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर, यानी किसी भी जॉब पे ना हो। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाएगा कि किसी भी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। अगला आता है दोस्तों आपका शपथ, कि राष्ट्रपति की शपथ। देखिए, राष्ट्रपति की शपथ को बताया गया अनुच्छेद 60 के तहत। अगर आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको बोलते हैं सीजीआई, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, अगर माना अगर सीजीआई ना हो, यानी सीजीआई की अनुपस्थिति में अगर देश में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, यानी कि सीजीआई के बाद जो न्यायाधीश होंगे एज में उनसे कम, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। ठीक है, अगर वैसे तो आगे समझ में आपको ये कभी कभी पूछा जाता है कि वनडे एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे
वो राष्ट्रपति का शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। फिर आपका अगला आता है दोस्तों महाभियोग, यानी कि महाभियोग मीन्स राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की हटाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसको हमें पद से हटाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। जैसे कि पता होगा कि महाभियोग की प्रक्रिया आपको यूएसए से ली गई, यानी कि अमेरिका से ली गई है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग किस कंडीशन में लाया जाता है, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, संविधान अगर राष्ट्रपति अपने पद का पालन संविधान के अनुरूप नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। देखिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पहले लाया जा सकता है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि महाभियोग का प्रस्ताव किस में पहले लाया जाता है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। कोई कंडीशन नहीं कि लोकसभा में पहले लेकर गाना है या राज्यसभा में पहले लेकर गाना है, जहां मर्जी वहां राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा या लोकसभा में से कहीं भी। देखिए पर देखिए जिस दिन महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले से पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ अगर सरकार यानी संसद अगर महाभियोग लेकर के आ रही है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अगर उसके पहले अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, तो महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर नहीं देते तो उसके बाद फिर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अगर सूचित करने पर ही अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो ठीक है, तो महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपने पद का इस्तीफा दे चुके हैं। पर अगर नहीं दिया है तब उस कंडीशन में महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन दी गई कि एक बार 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से ही अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए महाभियोग के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। एक बार महाभियोग आ गया और महाभियोग पास हो गया, या फिर महाभियोग के विरुद्ध चाहे राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, ठीक है ना। महाभियोग आ गया, पास हो गया, पास होने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और उसके विरुद्ध वो किसी भी न्यायालय में, यानी कि उच्चतम सबके, क्योंकि राष्ट्रपति संबंधित जितने मुद्दे होते हैं वो सब किसमें होते हैं, वो सब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन है कि अगर महाभियोग के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती, ठीक है। अब दूसरे की कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि माना राष्ट्रपति देश में नहीं है, तो राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, माना मृत्यु की वजह से, या फिर अगर उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, या फिर पद से हटाए जाने पर पद से हट चुके हैं, तो उस कंडीशन में अगर देश में राष्ट्रपति नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाता है, अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो। अगर माना नए राष्ट्रपति का अगर चुनाव नहीं हुआ है देश में, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और ध्यान रखिए जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, तो जो उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, वो किसकी मिलती है, वो राष्ट्रपति की पद की मिलती है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उनको सैलरी उपराष्ट्रपति पद की नहीं मिलेगी, उनको सैलरी राष्ट्रपति पद की मिलेगी, यानी कितने, यानी 5 लाख रुपए जो उनका वेतन है उनको वही मिलेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में राष्ट्रपति पद की सैलरी वो लेंगे। पर देखिए अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है देश में, तब वो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो देखिए उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में कौन बनेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। पर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस कंडीशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। बट अगर CJI भी नहीं है तो कौन करता है, देखिए अगर CJI भी नहीं है देश में, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक रह गया था, देखिए अनुच्छेद 57 जो कि कहता है पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है। देखिए पुनर्निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति के दोबारा चुन के आना एक ही व्यक्ति का। देखिए दोस्तों हमारे देश में कोई समय सीमा तय नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति चाहे तो एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, कितनी बार बन सकता है, ठीक है। पर ऐसा अभी तक हमारे देश में सिर्फ एक ही बार हुआ है कि एक व्यक्ति की एक से अधिक बार राष्ट्रपति बनाए। वो कौन थे, हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि महाभियोग के बारे में बताया मैंने, और आज तक महाभियोग भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है, मतलब कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा आज तक नहीं हटाया गया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब
राष्ट्रपति के इतने तो मैंने आपको अभी तक कवर अप करवा दिए हैं। अब आपसे बचता है एक बचता है कि जो कि था कार्य एवं शक्तियां। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग रखा हुआ है। इसको मैं राष्ट्रपति की जो लास्ट वीडियो है, अब इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। अब इसके आखिरी पार्ट में जो बनेगी, मैं आपको राष्ट्रपति कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद आपका राष्ट्रपति चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो इनसे बाहर नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, अगर हमारे चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।